अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सैम्पलिंग पे। आपने ये जान लिया अभी तक कि व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं। तो अब बात आती है सैम्पलिंग की कि भाई जो सैंपल हम अपनी रिसर्च में यूज़ करने जा रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, और सिलेक्शन के साथ साथ जो भी रिज़ल्ट उसके बेसिस पे आएंगे उसको हम जनरलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एरर फुल होंगे या एरर से फ्री होंगे। तो ये जानने के लिए हमें सैम्पलिंग का प्रोसीजर जानना पड़ेगा। तो इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके बाद आप जो प्री पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो ये जान पाओगे कि व्हाट इज सैम्पलिंग प्रोसेस और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नो द डेफिनेशन डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन द सैम्पलिंग प्रोसेसेस। लर्न हाउ टू अप्लाई डिफरेंट रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इन बिहेवियरल रिसर्च, whether experimental or non-experimental, the researcher reaches an inference or conclusion on the basis of some individuals or objects selected from a population। यानी कि behavioral research जो experimental होती हैं या non-experimental होती हैं, इसमें रिसर्चर पॉपुलेशन से सेलेक्ट कुछ लोगों या कुछ ऑब्जेक्ट के बेस पे एक इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन ड्रा कर लेता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सैंपल। और पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्स, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं। इट मीन्स such person or things which the researcher clearly defines and identifies in the context of his research। जिसे रिसर्चर अपनी रिसर्च के संदर्भ में क्या करता है? डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी टीचर। यूनिवर्सिटी में जितने टीचर्स हैं, जितने फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, जितने बच्चे हैं, ये सब क्या हैं? आपके लिए पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल और आइटम्स अंडर स्टडी। सैम्पलिंग क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ आइटम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एंड सैम्पल अ पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द स्टडी। क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को लेके रिसर्च नहीं कर सकते, तो हम कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स को अपनाते हुए सैम्पल को सिलेक्ट करते हैं और इस पे जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज कर देते हैं पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन को अगर हम जनरली देखें तो ये 2 टाइप की हैं। फाइनाइट पॉपुलेशन, जो आपको पता होगा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है? इज़ द पॉपुलेशन हुज़ मेंबर कैन बी काउंटेड, जिसकी मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हम पूछें अभी आप लोगों से कि आपकी प्री पीएचडी में कितने स्टूडेंट इनरोल हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स को लेके, तो आप बता सकते हो काउंट करके। एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन हुज़ मेंबर कैन नॉट बी काउंटेड। इनफाइनाइट पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में है और जिसकी काउंटिंग संभव नहीं है। जैसे हम कहें कि कितने स्टार्स हैं स्काई में, तो ये पॉसिबल नहीं है बताना। द ग्रुप ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी टीचर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइनाइट पॉपुलेशन, बट द नंबर ऑफ फिश इन द रिवर is an example of infinite population. Only finite population is used in psychological and educational research in the same way. Some people have said that the population can also be divided into categories like real and imaginative. Finite और infinite population के अलावा real और imaginative population होती है। Real population means the population whose existence actually exists, जिसका existence रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। एंड इमेजिनरी पॉपुलेशन मीन्स द, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, द पॉपुलेशन हुज एग्जिस्टेंस इज इमेजिनरी, जो इमेजिनरी है। द टोटल नंबर ऑफ स्टार इन द स्काई इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेजिनरी पॉपुलेशन, जैसे कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन था। द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। जो पूरी कंप्लीट वैल्यू आएगी पॉपुलेशन के बेस पे, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर। The researcher select a certain number of members or sub objects या subject from the population for his research। ठीक है, सर्टेन नंबर को, कुछ डिफाइन नंबर को सिलेक्ट कर लेता है पॉपुलेशन से अपनी रिसर्च के लिए। दिस सेलेक्टेड नंबर इज कॉल्ड अ सैंपल इन बिहेवियरल रिसर्च। ठीक है, जो सेलेक्टेड नंबर है, सर्टेन नंबर है, दैट इज कॉल्ड द सैंपल इन बिहेवियरल रिसर्च। एंड द टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिंग द सैंपल इज कॉल्ड सैम्पलिंग। ठीक है, जो टेक्निक्स हमने यूज की हैं पॉपुलेशन से सैंपल को सिलेक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रिसर्चर सेलेक्ट्स 1000 स्टूडेंट्स और 100 students out of 10,000 students of a university for the purpose of including them in his research, then this selected group of 1000 or 100 students will be called sample। ठीक है, और 10,000 जो था आपका वो that is the population, और ये जो process हुआ that is called the sampling। ठीक है, population जो
बड़ी संख्या में है और जिसको हमने अपनी रिसर्च स्टडी के लिए डिफाइन किया है। सैंपल वो है जिसे हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक टेक्निक्स को अपना के, और ये जो स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। Kerlinger has said while defining sampling is taking any portion of a population or universe as representative of that population or universe। तो उन्होंने यही बोला कि सैम्पलिंग क्या है कि जब भी हम पॉपुलेशन से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉपुलेशन को, दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। ये टेक्निक, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मेन हैं? अ सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर सिलेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन से सर्टेन नंबर ऑफ द मेंबर्स को जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सैंपल। द सैंपल हैज़ अ क्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। सैंपल में ये ज़रूरी है कि क्वालिटी पाई जाए रिप्रेजेंटेटिवनेस की। ठीक है, मतलब को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो आपकी पॉपुलेशन को, तभी तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हम पूरी पॉपुलेशन पे क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। भाई हमने मेडिसिन बनाई, मेडिसिन का इफेक्ट देखना था हमें कि क्या पड़ता है पूरी पॉपुलेशन पे, तो इंडिया के सभी पॉपुलेशन को तो हम टेस्ट नहीं करा के देख सकते, तो हमने उसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज किया। ठीक है, कि जगह जगह से कॉमन पीपल्स को उठाया। ठीक है, अब इन पे हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हम मान लेंगे कि हाँ ये हमारी पूरी पॉपुलेशन पे लागू होगा। पर अब ये नहीं कर सकते कि हमने बिल्कुल ही हाई एक्सट्रीम वाले या लो एक्सट्रीम वाले लोगों को उठाया, यानी कि जो हाई एलर्जिक थे या जो लो एलर्जिक जिन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती है किसी भी दवा के खाने से, ऐसे लोगों को उठाएंगे अगर हम, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्टी हो जाएगा और वो परफेक्ट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं देगा। तो in other words, the number of people or things selected in the sample should be such that it represent the entire population well। ठीक है, जो भी हम नंबर्स निकाल रहे हैं सैंपल के लिए, उन लोगों को जरूरी है कि रिप्रेजेंट करें इंटायर पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द पॉपुलेशन हैज। क्योंकि वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स को दिखाता है जो पॉपुलेशन में होती हैं। फॉर द सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव it is necessary that its selection be free from bias, मतलब बायस से फ्री होना चाहिए। फॉर द सैंपल टू बी रिप्रेजेंटेटिव इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द पॉपुलेशन इज विल बी वेल डिफाइंड। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करना है पॉपुलेशन पे। भाई आपको सर्जन्स पे कोई काम करना है, आपको सर्जन्स का एटीट्यूड जानना है, तो आप नॉर्मल फिजिशियंस जो हैं, ठीक है, उनका जान के क्या करोगे? आप सर्जन्स को डिफाइन करो, सर्जन्स आपके वो हो जाएंगे, पॉपुलेशन हो जाएगी, उनमें से जो सर्टेन नंबर ऑफ सेलेक्टेड सैंपल होगा लोगों का, दैट इज कॉल्ड योर सैंपल। For example, let us assume that a researcher wants to study what is the effect of salary increase on the job satisfaction of UP teachers. So for this, the researcher will first define the population of teachers. Let us assume in mind for a moment that this defines the population of teachers only as university and college teacher। हमारे लिए population क्या हो गई? College teachers and university teachers। ठीक है, now researcher will try to know complete number of teachers of all the universities and college of UP। तो फिर population के बारे में से पूरा पता होना चाहिए, कितनी नंबर में पॉपुलेशन, 1000 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, कितनी है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमने मान लिया कि 10,000 है टोटल मिला के। तो नाउ इफ रिसर्चर रेंडमली सेलेक्ट 1500 टीचर्स फॉर इट्स स्टडी फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 10,000 टीचर्स, देन इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ सैंपल। तो ये 1500 क्या हो गया? हमारा सैंपल हो गया, और 10,000 ये हमारी क्या हो गई? हाँ, पॉपुलेशन हो गई। So, since the selection has been done in random manner, it must be a representative sample। अगर हमने random manner में काम किया है तो हमारा representative sample कहलाएगा, क्योंकि जो हमारा selection था वो bias से free है, और हम कह सकते हैं कि हमने equal probability दिया है, equal chances दिया है हर person को select किए जाने की sample में। ठीक है, तो the value obtained from the study of a sample is called statistics। sample frame की बात करते हैं कि what is sample frame। तो सैम्पल फ्रेम इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, जिसे हम टारगेट पॉपुलेशन से चुन रहे हैं, दैट वैसे ही जैसे थोड़ा सा सैम्पल होता है। ठीक है, बस ये टेक्निकल टर्म दिया गया है। गिवन द सैम्पलिंग प्रोसेस यूज्ड इन द स्टडी, फॉर एग्जांपल से समझिए। To identify cases of cutaneous melanoma, the researcher may consider to utilize as sample frame the national, भाई उसे cutaneous melanoma के केसेस चाहिए, तो इसके लिए वो सैम्पल फ्रेम क्या बनाएगा?
तो सैंपल फ्रेम बना रहा है वो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम और द एनाटोमो पैथोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ स्किन बायोप्सीज, वो यहाँ से ले लेगा इन लोगों को। भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि कुटेनियस मेलानोमा के जो केसेस हैं वहाँ पाए जाएँ। तो उसने एक सैम्पलिंग फ्रेम बनाया कि भाई नेशनल कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम जो है और एनाटोमैथोपैथोलॉजिकल जो रिकॉर्ड है वहाँ पे स्किन बायोप्सी के जो पेशेंट्स हैं वो पाए जाएँगे। ठीक है। तो गिवन दैट द सैंपल मे रिप्रेजेंट ओनली अ पोर्शन ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन, पर यहाँ पे क्या है कि हमें एक पोर्शन मिलेगा टारगेट पॉपुलेशन का, हम मान के चल रहे हैं टारगेट पॉपुलेशन का एक पोर्शन हमें मिल जाएगा। तो द रिसर्चर नीड टू एग्जामिन केयरफुली वेदर द सिलेक्टेड सैंपल फ्रेम फिट्स द स्टडी ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस। ठीक है, हमें यहाँ पे एक पोर्शन तो मिल रहा है, पर हमें यहाँ पे ये भी एग्जामिन करना है एज अ रिसर्चर कि केयरफुली ये जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वो अच्छी तरीके से फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, स्पेशली इफ देयर आर स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम द सैंपल फ्रेम लिमिटेशंस। तो हमें क्या करना होता है, सैंपल फ्रेम में अपनी लिमिटेशंस को अच्छे से डिफाइन करना होता है, क्योंकि हम ये पर्टिकुलर जगह पे ले रहे हैं ना सैम्पलिंग, तो हम सिर्फ ये नो जगहों से ही हम क्या कर रहे हैं, कुटेनियस मेलानोमा के केसेस ले रहे हैं, तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो सिर्फ इन्हीं केसेस पे ही अप्लाई हो सकता है। तो फिर अब ये आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज पॉपुलेशन, क्या सेटिंग है, क्या सैम्पलिंग फ्रेम है। सैम्पलिंग फ्रेम को आप लिमिटेशन के साथ ही क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। फिर है टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता है, एज क्लियर फ्रॉम द नेम itself, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग प्लान इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल इज डिटरमाइंड। ठीक है, इसमें हम हर एक पर्सन को इक्वल चांस दे रहे हैं पॉपुलेशन से सैंपल में सेलेक्ट किए जाने का। कोई नहीं कह सकता कि आपने बायसनेस दिखाते हुए उसको सेलेक्ट किया, मुझे सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि हम इसमें टेक्निक्स ही ऐसी अपना रहे हैं। कैसी टेक्निक्स अपनाएंगे, चिट टेक्निक अपनाएंगे, लॉटरी टेक्निक अपनाएंगे, टेबल ऑफ रैंडम एरर अपनाएंगे, तो हमारा कोई बस नहीं है कौन सेलेक्ट हो जाएगा कौन नहीं सेलेक्ट हो जाएगा। पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हम बात करते हैं, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग प्लान इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इन द सैम्पल इज नॉट नोन। हमें नहीं पता कि हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, हमें कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग जो भी मिल जाएगा हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी है वो खत्म हो जाती है एज अ रिसर्चर की। ठीक है, पर जनरलाइजेशन जो होता है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमनेस अपना रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन पे कायम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग द रिसर्चर डज नॉट वरी अबाउट क्लियरली आइडेंटिफाइंग द पॉपुलेशन। वो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो वरी ही नहीं कर रहा होता है जब वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अपना रहा होता है कि वो पॉपुलेशन को क्या करे, डिफाइन कर सके। इंक्लूड्स इट इन द सैंपल बाय सेलेक्टिंग सम मेंबर्स एज पर हिज नीड एंड विश। अपनी नीड और विश के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेता है, सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। अब ये देखो एक चार्ट दिया है ना प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे आप देख रहे हो, सिंपल रैंडम आ रहा है, सिस्टमेटिक आ रहा है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आ रहा है। अब कई बार आपको थोड़ा सा वेरिएशन भी दिखाई देगा, तो उसमें वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में ही कई बार क्लस्टर्ड सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इसके अंदर आता है। ठीक है, और कई बार ये सेपरेटली लगा होता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, अब प्रॉब्लम प्रॉब्लम को नहीं ढूंढो, सॉल्यूशन में ढूंढो भाई। तो और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, कन्वीनियंस होती है, कॉन्जिक्यूटिव होती है, कोटा, पर्पसिव या जजमेंटल और स्नोबेल सैम्पलिंग। अब ये पूरा आपका चार्ट था। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी और बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ खत्म नहीं हो रही आपकी बातें। ठीक है, चूजिंग प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की अगर हम बात करें, तो नेचर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का कंक्लूसिव होता है, मतलब कि आप एक कंक्लूजन देते हो, कंफर्म करते हो, ठीक है, चीज रिलेशनशिप्स को। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या करते हो, आप एक्सप्लोरेटरी ओरिएंटेशन, मतलब कि एक्सप्लोर कर रहे होते हो चीज़ों को। रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ सैम्पलिंग की बात करें, तो लार्जर सैम्पलिंग एरर होने की संभावना होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, क्योंकि भाई आपने बहुत सारी टेक्निक्स अपनाई होती हैं। पर यहाँ पे ऐसी कोई भी एरर होने की संभावना नहीं होती। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपने नॉन सैम्पलिंग को फॉलो किया है, अच्छे से सैम्पलिंग की ही नहीं है, तो यहाँ पे तो लार्जर नॉन सैम्पलिंग एरर हो सकती है बस। ठीक है, पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हाई होती है, क्योंकि हेटेरोजेनस पॉपुलेशन हम ले रहे होते हैं, और वहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी लो होती है, क्योंकि होमोजेनस पॉपुलेशन पे ही हम काम करते हैं मोस्टली। ठीक है, 99.1%। स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशन की बात करें तो ये फेवरेबल होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और वो अनफेवरेबल होता है। सोफिस्टिकेशन नीडेड की बात करें तो इसमें सोफिस्टिकेशन हाई है इन कंपैरिजन टू नॉन प्रोबेबिलिटी के।
टाइम ज़्यादा लगता है प्रोबेबिलिटी में और वहाँ पे कम से कम समय लगता है, इसलिए तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। बजट की बात करें तो इसमें हाई बजट यूज़ होता है क्योंकि हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके चलना होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो बजट होता है वो हमें कम से कम रख के भी हम चल सकते हैं। फिर अब सही से समझते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो द पॉपुलेशन और यूनिवर्स फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी सेलेक्टेड। ठीक है, पॉपुलेशन यूनिवर्स फ्रॉम विच द सैंपल इज टू बी सेलेक्टेड। सैंपल हमने जिस पॉपुलेशन यूनिवर्स से सेलेक्ट किया है उसका साइज हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, 10,000 हैं, 20,000 हैं, या इंडिया पे हम काम कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की जो पॉपुलेशन वो है कितनी। ठीक है, द डिजायर्ड नंबर ऑफ सैंपल्स शुड बी स्पेसिफाइड। आपको रेशियो भी पता होना चाहिए कि आप उस पॉपुलेशन का जो नंबर है उसमें से किस रेशियो में सैंपल सेलेक्ट करने वाले हो, कितना सैंपल। ये नहीं कि मन आया तो मिल गया तो हम ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा नहीं। आपको एक रेशियो लेके चलना पड़ेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल शुड बी इक्वल। ठीक है, आपको पॉपुलेशन से हर मेंबर को सेलेक्ट करने के लिए इक्वल क्या देना है, चांस देना है। इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए हर मेंबर के सेलेक्ट किए जाने की सैंपल में। ना उसको पता हो ना रिसर्चर को पता हो कि भैया सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, मतलब सबको हम इक्वल चांस दे रहे हैं, भाई हो सकते हो आप। और एटलीस्ट मस्ट बी नोन टू द रिसर्चर। ठीक है, एटलीस्ट या तो फिर रिसर्चर को पता होना चाहिए। अब ये 3 कंडीशन है। तो आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस द फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन आर सच दैट द रिसर्चर इज समटाइम्स अनेबल टू फुलफिल देम प्रॉपर्ली। पहली और तीसरी को कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम फुलफिल नहीं कर पाते। सोचो हमें जिस पे भी काम करना है तो कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। Nevertheless, a positive feature of probability sampling is that the sample obtained from it are representative। ठीक है, एक पॉजिटिव फीचर यही है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से जो भी सैंपल हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। एज अ रिजल्ट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दीज कैन बी अप्लाइड विद ग्रेट कॉन्फिडेंस टू द पॉपुलेशन। तो हम बहुत ग्रेट कॉन्फिडेंस से अप्लाई कर पाते हैं पॉपुलेशन पे फ्रॉम विच द सैंपल वॉज सेलेक्टेड एंड टू सिमिलर पॉपुलेशंस। ठीक है, हम उसकी सिमिलर पॉपुलेशन पे भी इसको क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, और उसके पार्ट हैं सिस्टमेटिक के क्लस्टर, जिसको हम एरिया भी कहते हैं, या मल्टी स्टेज, आप सबको बता ही चुकी हूँ। अब सैम्पलिंग एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस आपने बात कर ही ली है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टारगेट पॉपुलेशन, व्हाट इज रेफरेंस पॉपुलेशन एंड व्हाट इज सैंपल। तो एनी रेफरेंस from a sample refer only to the defined population from which the sample has been properly selected। ठीक है, we may call this the target population। ठीक है, जिसको भी हम लेके चल रहे हैं स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक एरिया को, हम बस दिल्ली हाई कोर्ट, जैसे ये दिल्ली हाई कोर्ट का एग्जांपल है। इफ इन अ सैंपल ऑफ लॉयर्स फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पे हम सिर्फ देखो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स की बात कर रहे हैं। तो इट इज फाउंड दैट 5% are having alcohol dependence syndrome। We can say that 5% of all lawyers all over the world are alcoholic। क्या हम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। Obviously not, as the lawyers of Delhi High Court may be an institution of by themselves and may not represent the global lawyer community। The findings of this study therefore apply only to Delhi High Court lawyers from which a representative sample was taken। Of course, this finding may nevertheless be interesting, but only as a pointer to further research। ठीक है, एक पॉइंटर है बेसिकली, ये सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट पे जनरलाइज होगी, कहीं पे भी जनरलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है पर हमें फर्दर रिसर्च के लिए सजेशन दे सकती है। द डेटा ऑन लॉयर्स इन अ पर्टिकुलर सिटी टेल अस नथिंग अबाउट लॉयर्स इन अदर सिटीज और कंट्री। तो ये दैट इज द टारगेट पॉपुलेशन। बात करते हैं टारगेट पॉपुलेशन की, तो बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया की हम बात कर रहे हैं। रेफरेंस पॉपुलेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स या पीपल हैविंग वन और मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तभी तो हम अपनी एज अ रिसर्चर हम अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में जिन लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं एज अ पॉपुलेशन, वो दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉपुलेशन। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव सब ग्रुप्स ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो पॉपुलेशन इन्फ्लुएंसेस कैन बी मेड, देखो कैसे मेड करते, इतनी सारी पॉपुलेशन है हमारे पास। ठीक है, बाय सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। इतने लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया जो रिप्रेजेंटेटिवली हमें मिले हैं। The most important advantage of non-probability sampling has been stated that it can be prepared easily and with
लेस लेबर, मनी एंड टाइम। ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो हम भाई क्यों यूज़ कर रहे हैं जब इसमें थोड़ी सी दिक्कतें प्रॉब्लम्स भी हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये जल्दी प्रिपेयर हो जाता है, इसका जो रिजल्ट होता है कम से कम लेबर लगता है, कम से कम मनी, कम से कम टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हैज बीन स्टेटेड दैट द सैंपल ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर आर नॉट एबल टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट देयर पॉपुलेशन। ठीक है। पर जो रिजल्ट आया है हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को। As a result, the conclusion obtained from it cannot be generalized correctly to the member of one's own population and similar population। और हम ये भी नहीं कर सकते उस पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, उस पे हम जनरलाइज कर दें रिजल्ट को, या हम ये कर दें कि उस सिमिलर पॉपुलेशन जो रही है उस पे जनरलाइज कर दें। तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम ये काम नहीं कर सकते नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। There are many types of non-probability sampling in which, according to Coleman 1958 and Celtis and his colleagues 1967, the following types are more prominent। क्या क्या है? Deliberate या quota, accidental या incidental, purposive, consecutive और snowball sampling। द सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस की बात करें तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम पॉपुलेशन को डिफाइन करेंगे, फिर सैम्पलिंग फ्रेम को विद लिमिटेशन डिटरमाइन करेंगे, सेलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स को सेलेक्ट करेंगे कि कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक हम अपनाने जा रहे हैं, सैम्पल साइज हमें पता होना चाहिए, एग्जीक्यूट करेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस को। ओके। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पहली टाइप की, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि नाम वैसा कि काम। ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यानी कि सिंपल है, बस हमें इसमें रैंडमनेस को ही ध्यान रखना है। जो भी हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको हमने विद लिमिटेशन डिफाइन किया है उससे हमें सैंपल को चुनना है। तो जब हम सैंपल चुन रहे होते हैं इसमें तो हमें हर एक मेंबर को क्या करना है, इक्वल प्रोबेबिलिटी देनी है, और एक का सिलेक्शन दूसरे के सिलेक्शन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब कि हर एक का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, लॉटरी, कॉइन टॉसिंग, टेबल ऑफ रैंडम एरर या फिश बॉल ड्रॉ यूज करना है, इन सब टेक्निक को यूज करना है। ठीक है, सिंपल रैंडम में। तो इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक एवरी आइटम इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड लाइकली चांस टू बी सेलेक्टेड इन द सैंपल। हम हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को, हर थिंग को या हर पर्सन को इक्वल चांस देना है सैंपल में सेलेक्ट किए जाने के लिए। Since the item selection entirely depends on the chance, this method is known as method of chance selection। ठीक है, कोई भी अगर सेलेक्ट हो रहा है तो उसको मेथड ऑफ चांस मानते हुए आगे बढ़ना है। एज द सैंपल साइज इज लार्ज, अगर सैंपल साइज लार्ज है एंड द आइटम इज चूजन रैंडमली, इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। और अगर हम सैंपल साइज लार्ज है और हम हर इंसान को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं उन सब टेक्निक्स को यूज करते हैं जो अभी मैंने बताया, कॉइन टॉसिंग, टेबल ऑफ रैंडम एरर, फिश बाउल, तो हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग है। अब इसमें क्या होता है, सपोज वी वांट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 2200 स्टूडेंट्स, सॉरी, from a school। Here we can assign a number to every students in the school database from 1 से 500 तक and use a random number generator to select a sample of 200 numbers। ठीक है, तो ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करते हुए। अब इसको, ये देखो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स है, अब इसको कैसे जनरेट करते हैं कि पहले हम 6 नंबर का लेंगे, फिर 8 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अब इसको हम कैसे जनरेट करते हैं ये भी पता चल जाएगा अभी आपको। अब यहाँ पे तो बहुत लंबे-लंबे वो रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में 10,000 20,000 तक के, तभी इतने बड़े-बड़े नंबर आए हैं। जैसे ये आप टेबल नंबर जनरेटर है, इसका नीचे लिंक दिया गया है कि आप कैसे जनरेट करोगे, कि आपको किसको कौन-सा ट्रीटमेंट पहले दे देना है। क्योंकि भाई अगर आप अपने वो करते हो, अपने विलिंगनेस दिखाते हो तो बायसनेस आ जाएगी। तो आप इस लिंक के थ्रू जाओगे, कैलकुलेटर है टेबल नंबर जनरेटर का, इंटर अ वैल्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 3 टेक्स्ट बॉक्सेस, इंडिकेट वेदर डुप्लीकेट एंट्रीज आर अलाउड इन द टेबल, क्लिक द कैलकुलेट बटन टू क्रिएट अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो हाउ मेनी रैंडम नंबर्स हैं आपके पास, कितने हैं आपके पास, जैसे 50 लोग हैं तो 50 डाल दिया। मिनिमम वैल्यू क्या है, आप मतलब 1 2 पे हम दे रहे हैं, यस कहने पे हाँ देंगे, नहीं मतलब 2 हैं आपके पास, 2 ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, तो 1 और 2 भी डाल सकते थे आप। इन्होंने यहाँ 5 और 9, 5 एंड 90 डाला है। फिर अलाउ डुप्लीकेट नंबर, क्या इसके अलावा भी कोई डुप्लीकेट नंबर है, ठीक है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो फॉल्स लगा देंगे आप। ठीक है, और फिर कैलकुलेट पे हिट कर देंगे। तो यूज द रैंडम नंबर जनरेटर टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ रैंडम नंबर अप टू 10,000 तक आप क्रिएट कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिकेशंस द नंबर यू जनरेट अपीयर इन द रैंडम नंबर टेबल। ठीक है,
और सीड क्या है? अ सीड वैल्यू ऑफ नन प्रोड्यूस न्यू रैंडम नंबर विल ईच कंप्यूटेशन, ठीक है? कोई भी नया रैंडम नंबर प्रोड्यूस नहीं करेगी हर कंप्यूटेशन में। फिर है, अब इसको देखते हैं कैसे जनरेट करेंगे। अ यूनिवर्सिटी इज टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ 2 डिफरेंट मेडिकेशंस, ठीक है? दे हैव 10 वॉलंटियर्स, उनके पास 10 वॉलंटियर हैं। टू कंडक्ट द स्टडी रिसर्चर्स रैंडमली असाइन अ नंबर फ्रॉम 1 to 2, ठीक है? ईच वॉलंटियर, ठीक है? मतलब एक को ट्रीटमेंट ए, एक को ट्रीटमेंट 2 दिया जाएगा वॉलंटियर को। वॉलंटियर्स हु आर असाइन्ड number 1 get treatment 1 and volunteers who are assigned number 2 get treatment 2. To implement this strategy, they input the following settings in the random number generator. अब क्या करेगा? They want to assign a number randomly to each of 10 volunteers, so they need 10 entries in the random number table. Therefore, the researcher entered 10 in the text box labeled how many random numbers, ठीक है? कितने हमारे पास random number, हमारे पास कितने हो गए? हमने क्या डाल देंगे? हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, कि हमारे पास रैंडम नंबर कितने हो रहे हैं, हाउ मैनी रैंडम नंबर, तो जितने भी होंगे आपको डाल देना है, तो इंटर 10 कर देंगे हम, ठीक है? फिर क्या करना है? सिंस ईच वॉलंटियर विल रिसीव ओनली ऑफ 2 ट्रीटमेंट, इन दोनों में से ही कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, तो द सेट ऑफ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 मिनिमम एंड मैक्सिमम 2, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेट ऑफ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू टू 2 हो गई। सिंस सम वॉलंटियर्स विल रिसीव द सेम ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को सेम ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा, मतलब डुप्लीकेट रिस्पॉन्स। द रिसर्चर्स अलाउ डुप्लीकेट रैंडम नंबर्स इन द रैंडम टेबल, देयरफॉर दे सेट द अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज ड्रॉप डाउन बॉक्स इक्वल टू ट्रू। तो देखो थर्ड इसमें जो है, अच्छा ये जो 2 लिखा है नेक्स्ट वाला 2 है वो थर्ड हो जाएगा बेटा, ठीक है? वो नंबर की वजह से ऐसे हो गया। तो सेट द अलाउ डुप्लीकेट एंट्रीज ड्रॉप डाउन बॉक्स इक्वल टू ट्रू, ठीक है? And finally, they set the seed value equal to 1. The number 1 is not special. They could have used any positive integer. आप कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल सकते हो उसमें, ठीक है? तो set the seed value equal to 1. Then they hit the calculate button. The random number generator produces a random number table consisting of 10 entries where each entry is the number of 1 or 2. The researcher assigned the treatment indicated by the first entry to volunteer number 1, the treatment indicated by the second entry to volunteer number 2, and so on. Using this strategy, what treatment did the first volunteer receive, what treatment did the 10th volunteer receive, ये हमारा काम टेबल नंबर जनरेटर कर देगा। तो यही है, तो सॉल्यूशन इसका यहाँ लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी स्टेप्स में बताया। तो ये लिख के आ गया, 10 नंबर्स लिख के आ जाएंगे कि पहले को मैं पहला ट्रीटमेंट देना है, दूसरे को भी पहला देना है, तीसरे को भी पहला देना है, फिर चौथे को दूसरा, पांचवे को दूसरा। तो ऐसे लिखा है, हमारा लोड खत्म, ठीक है? तो हमें ऐसे जनरेट कर लिया जाता है, तो हमें नहीं पता ये कंप्यूटर कर रहा है। नेक्स्ट है द फिश बॉल ड्रॉ। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्मॉल, कम है, 50 है, 60 है, 100 है, each element can be numbered using separate slips of paper and put into a fishbowl container and shuffled, and each slip is randomly picked out one by one. It is commonly used method in lotteries, therefore it is also called the lottery method, ठीक है? फिशबॉल को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं। इसमें हमें हर पर्सन का जितने भी पॉपुलेशन है सबका नाम स्लिप पे लिख के क्या करना है, फिशबॉल या कंटेनर में डाल देना है, और उसमें से हमें रैंडमली सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है? अब ये भी 2 तरह का है, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ठीक है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट क्या है कि जब हम हाथ डाल रहे हैं कोई भी स्लिप उठाने के लिए, तो हमने एक उठाई, ठीक है? पहला किसी का नाम आया, हमने उसको उठा के नोट कर लिया, फिर उस स्लिप को अंदर फिर से डाल दिया। फिर जब हम हाथ डाल रहे हैं तो 60 के जितने 60 के 60 लोग हैं, अगर मान के हम चल रहे हैं, तो 60 के 60 की पॉसिबिलिटी से कोई भी चुना जा सकता है। जो जिसको हमने पहले लिखा है उसका भी नाम दोबारा आ जाएगा। अगर दोबारा आ जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम लॉटरी को उसमें चिट को डाल देंगे उसमें, ठीक है? सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है कि एक का नाम आ गया 60 में से, तो हमने क्या किया, उस चिट को उठा के अलग रख दिया। अब हम जब हाथ डाल रहे हैं उस कंटेनर में, तो क्या है, कितने लोगों की चुने जाने की संभावना है? 59 लोगों की, ठीक है? 59 के 59 लोगों को हम इक्वल चांसेस दे रहे हैं चुने जाने की सैंपल में, ठीक है? तो ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर है नेक्स्ट हमारी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज यूज्ड व्हेन वी हैव सब ग्रुप्स इन आवर पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन में सब ग्रुप्स होते हैं दैट आर लाइकली टू डिफर सब्सटेंशियली इन देयर रिस्पॉन्सेज और बिहेवियर, और वो आपस में अपने बिहेवियर रिस्पॉन्सेज को लेके थोड़े से डिफर होते हैं। इफ द पॉपुलेशन इज हेट्रोजेनस,
इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स और स्टेटा। इसमें हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कुछ नोएबल या कुछ फैमिलियर क्वालिटीज के बेस पे कुछ स्टेटा या पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तभी से स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन टू बी रिलेटेड टू द मेजर वेरिएबल्स बीइंग स्टडी। जो भी हम मेजर वेरिएबल्स को स्टडी करना चाह रहे हैं, एज है, जेंडर है, IQ है, उनके बेसिस पे, उन सम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम स्टेटा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। अब ये भी 2 टाइप की होती है, प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। अब देखो इसमें क्या है, पॉपुलेशन से हमने स्टेटा बनाया कुछ फैमिलियर क्वालिटीज़ की बेस पे, तो अब प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग होगी और नॉन डिसप्रोपोर्शनेट होगी। प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग क्या है, जिसमें हमें भाई कुछ लोगों को चुनना है, जैसे हमें 100 लोगों को चुनना है, तो हमारे पास 3000 लोग MA वाले हैं या JRF हैं, BA समझ लो सॉरी। 4000 जो हैं हमारे पास MA वाले हैं, 2000 MPhil वाले हैं और 1000 PhD वाले हैं। तो 3000 में से हम 300 चुन रहे हैं, 4000 में से हमने 400 का रेशियो रखा, 2000 में से हमने 200 का रेशियो रखा, 1000 में से हमने 100 का रेशियो देखा। हमने तो परफेक्ट एक रेशियो लेके हम चल रहे हैं। तो ये हो गई प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग। द साइज़ ऑफ सैंपल सेलेक्ट फ्रॉम ईच सबग्रुप्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइज़ ऑफ दैट सबग्रुप्स इन द एंटायर पॉपुलेशन। तो ये सेल्फ वेटिंग कर रहे हो आप इसमें। तो डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग क्या हो जाएगा, जिसमें भाई हमें हमारे पास 50 मेल है, 50 फीमेल है और हमने 60% मेल चुने और 40% फीमेल चुन लिए, ठीक है। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, प्रोपोर्शनेट में एक प्रोपोर्शन लेके चल रहे थे कि हम भैया सब में से इतने लेंगे, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हो, आपने 60% मेल लिए, 40% फीमेल ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 60% आपके पास मेल थे, 40% फीमेल थे, तब भी आपने क्या किया, 60 में से भी 50 चुना और 40 में से भी आपने 50 चुना, तो आपने इक्वल इक्वल ले लिए। तो आपने डिसप्रोपोर्शन है, प्रपोर्शन को आपने वो ही नहीं दिया भाई, आपके यहाँ जो चीज़ नंबर कम थी, आपको उसमें से भाई एक प्रपोर्शन देना चाहिए ना। तो 60 मेल है आपके पास, आपने 60 में से 50 चुन रहे हो और 40 फीमेल है, उसमें से भी 50 चुन रहे हो, है ना। 40% फीमेल है, उसमें से भी 50 चुन रहे हो, तो आपने क्या किया, प्रपोर्शन यानी कि रेशियो को फॉलो नहीं किया। फिर है आपका इसी में, इन अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स टू कंप्लीट द सैम्पलिंग प्रोसेस। इसमें हम छोटे-छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन को। द स्मॉल ग्रुप इज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन। वो भी हमने आपको बताया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आफ्टर सेपरेटिंग द पॉपुलेशन इनटू अ स्मॉलर ग्रुप्स द स्टैटिस्टिशियन रैंडमली सेलेक्ट द सैंपल। द सेम थिंग। तो अभी फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं। देयर आर 3 बैग्स ABC ईच विद डिफरेंट बॉल्स। सब में अलग अलग बैग हैं, ए बैग, बी और सी, ठीक है। इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं। हम बैग ए में से 50 बॉल हैं, बैग बी में 100 बॉल हैं, बैग सी में 200 बॉल हैं। वी हैव टू चूज अ सैम्पल ऑफ बॉल्स फ्रॉम ईच बैग्स प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग करनी है। तो सपोज हमने क्या किया, जिस बैग में 50 थी उसमें से हमने 5 बॉल ली, जिसमें 100 थी उसमें से हमने 10 ली और जिसमें 200 थी उसमें हमने 20 ली, तो प्रोपोर्शनेट हो गया। अब हम सब में से 10-10 लेते तो ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है ना। अब देखो ये भी एक एग्जांपल है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपल का, आपको बुक्स में भी मिल सकता है ये। अ रैंडम सैंपल स्ट्रैटिफाइड बाय रेस और एथनिसिटी, ठीक है। अब इसमें देखो, हिस्पैनिक वुमेन, ब्लैक वुमेन, व्हाइट वुमेन, हमने क्या किया, अगर सबको ये पॉपुलेशन में से सबको इक्वल चांस देते हुए सबको 5-5-5 करके चुन लिया। भाई हिस्पैनिक हमारे पास 50 वुमेन्स थी, ब्लैक वुमेन्स भी 50 हैं, व्हाइट वुमेन ओवर 50, ठीक है। तो सब 50-50 से ज़्यादा है, हम सबको इक्वली चुन रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये डिसप्रोपोर्शनेट सैंपल हो रहा है। हिस्पैनिक वुमेन ओवर 50, 50 से ज़्यादा, हमें नहीं पता इसका रेशियो, इसका भी नहीं पता, इसका भी नहीं पता। पहले तो हमें रेशियो पता होना चाहिए, तब हम इक्वल चांस दे पाते और इक्वली रेशियो डिसाइड कर पाते कि 100 हैं तो 10 चुन लिया, 200 हैं तो हम उसमें से कितना 20 चुन लिया, है ना, 300 हैं तो 30% चुन लिया। तब तो ये कह सकते थे हम प्रोपोर्शनेट है, ये डिसप्रोपोर्शनेट है। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग की इसके बाद बात करते हैं। तो इसमें देखो ये फिगर नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि जो मैंने क्लास ली है उसमें तो आप लोग को नज़र आएगा ही, ठीक है। कि इसमें मैं देख लेती हूँ अभी, आप लोग को फिगर ट्राई कर रही हूँ मैं, आ जाए ये, किसी वजह से ये नहीं आ पा रहा है बच्चों। मैं आपको इसका पिक भी भेज दूंगी। बेसिकली मैं अगर बोल के बता देती हूँ कि इसमें वैसे यही लिखा है, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी
K member. K is the ratio obtained by dividing the population size by the desired sample size. ठीक है? So in the total population is chosen for inclusion in the sample after the first member of the sample is selected at the random from among the first K member of the population. ठीक है, हमें हर K member को चुनना है और K कैसे रेशियो निकलेगा, obtained by dividing the population size को by the desired sample size से डिवाइड करके. ठीक है, if a systematic sample of 500 students were to be carried out in a university with an enrolled population of 10,000, the sampling interval would be क्या हो सकता है, कैपिटल एन यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है, स्मॉल एन यानी कि डिजायर्ड नंबर ऑफ सैंपल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, ऑल स्टूडेंट्स वुड बी असाइंड सिक्वेंशियल नंबर हम देंगे. द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी चूजन बाय सेलेक्टिंग अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 20. हम 1 से 20 तक रैंडम नंबर करेंगे. इफ दिस नंबर वाज 9, हमने मान लिया कि 9 नंबर को हम लेके चल रहे हैं, देन द 9th स्टूडेंट ऑन द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी सेलेक्टेड अलॉन्ग विद एवरी फॉलोइंग 20th स्टूडेंट. हर 20वें स्टूडेंट के बाद जो नवा बच्चा होगा दैट इज हमारा वो सैंपल होगा. ठीक है, जैसे 9, 29, 49, 69. ठीक है, तो ऐसे हमारी सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग चलती है. अब देखो ये आ गया, दैट्स गुड. आप देख पा रहे होगे. हाँ, in the systematic sampling method, the items are selected from the target population by selecting the random selection point and selecting the other methods after a fixed sample interval. It is calculated by the dividing the total population size by the desired population size. अभी जो बताया population size यानी कि sample size. Suppose the names of 300 students of a school are sorted in the reverse alphabetical order. ठीक है, हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन बच्चों को क्या करना है, सॉर्ट करना है 300 बच्चों को, 300 बच्चों में से. टू सेलेक्ट अ सैंपल इन अ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड वी हैव टू चूज सम 15 स्टूडेंट्स को हमें रैंडमली सेलेक्ट करना है स्टार्टिंग नंबर. ठीक है, तो से 5 हो सकता है. फ्रॉम नंबर 5 ऑनवर्ड्स विल सेलेक्ट एवरी 15th स्टूडेंट्स. हम हर 5 के बाद हर 15वें स्टूडेंट को क्या करेंगे, सॉर्ट कर लेंगे अपनी लिस्ट में. तो ये क्या है, हमारी कौन सी सैम्पलिंग होगी, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग. अब यहाँ पे भी देखो यही हुआ है. फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 40 स्टूडेंट्स लेट्स सेलेक्ट अ सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल ऑफ 8 स्टूडेंट्स. आवर स्किप इंटरवल विल बी 5. हम क्यों होगा, क्योंकि 40 हमारा पॉपुलेशन है, 8 हमारा डिजायर्ड नंबर है जो हमें चूज करना है. तो उसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. तो यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल वी चूज अ नंबर बिटवीन 1 to 5. लेट्स से वी चूज 4th. हम हर 4th को चूज कर लेंगे. देन वी स्टार्ट विद स्टूडेंट 4 एंड पिक एवरी 5th स्टूडेंट. ठीक है, 4 से हम स्टार्ट करेंगे और 5वें हर बच्चे को सिलेक्ट कर लेंगे. तो देखो इसमें 4 से स्टार्ट हुआ है और हर 5वें बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है. ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही हुआ है कि 8 से स्टार्ट हुआ है और 20 के बाद हमने हर 8वां बच्चा सेलेक्ट कर लिया है. क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. व्हाट इज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग? इन द क्लस्टर्ड सैम्पलिंग मेथड द क्लस्टर और ग्रुप, इसकी पार्ट्स है ना. In the clustered sampling method, the cluster or group of people are formed from the population set. ठीक है, क्लस्टर्स बनाएंगे हम ग्रुप ऑफ पीपल के. द ग्रुप हैज सिमिलर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. सेम द सिमिलर सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. ऑल्सो दे हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द सैंपल. इनको इक्वल चांस हमें देना है बीइंग अ पार्ट ऑफ द सैंपल. दिस मेथड यूजेस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉर द क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, for example, an education institution has 10 branches across the country with almost the number of students. ठीक है? If we want to collect some data regarding facilities and other things, we cannot travel to every unit to collect the required data. हम हर ब्रांच में नहीं ट्रैवल कर सकते कि हम हर ब्रांच में ट्रैवल करें और हमें रिक्वायर्ड डेटा मिल जाए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन यूज रैंडम सैम्पलिंग टू सेलेक्ट. रैंडमनेस हम अपनाएंगे टू सेलेक्ट 3 or 4 ब्रांचेस एज क्लस्टर. हम 3 या 4 ब्रांच ले लेंगे, क्लस्टर बना लेंगे उसका, और उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको हम सब पे लागू कर देंगे. ऑल दिस 4 मेथड्स कैन बी अंडरस्टूड इन अ बेटर मैनर विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन बिलो. द फिगर कंटेन्स वेरियस एग्जांपल ऑफ हाउ सैंपल विल बी टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स. देखो यहाँ पे हमने एक सेक्शन 1 ले लिया, हमने सेक्शन 4 ले लिया, सेक्शन 7 ले लिया और सेक्शन 8 ले लिया. हम यहाँ 4 लेके चलें और इसमें से जो डेटा निकल के आए उसको हम क्या करें, पूरी पॉपुलेशन पे लागू कर दें. फिर है दूसरा मल्टी स्टेज. तो सिमिलर सी हैं सबके सब. मल्टी स्टेज में क्या हो रहा है, स्टेज 1 जिसमें हम क्या करेंगे, रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे क्लस्टर को.
फिर स्टेज 2 में क्या करेंगे, रैंडमली सैंपल इंडिविजुअल फ्रॉम द स्कूल से सेलेक्ट करेंगे। 2 स्टेजेस में हमें चीज़ों को सेलेक्ट करना है। जैसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी थ्योरी को। Multi-stage sampling is common in studies of larger population. It involves researchers using different sampling methods at different stages of the same study. कई बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपको हर स्टेज पे अलग अलग सैम्पलिंग मेथड यूज करना पड़ रहा है, इसलिए मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं इसे। इट कैन बी इजियर टू अंडरस्टैंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बाय रिव्यूइंग एन एग्जाम्पल। Consider a government wishing to determine the level of support for a new initiative across the country. It is impractical to create a list of every member of the population. हम नहीं कर पाएंगे भाई हर member को select कर पाएं. Because of this, researchers creates cluster for each state, each geographical region within each state and each demographic group within each region to select sample from randomly. तो हम क्या करेंगे, इंडिया में स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट से विलेज सेलेक्ट कर लेंगे, विलेज से हाउस होल्ड सेलेक्ट कर लेंगे और हम डेटा को सेलेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चार्ट है जो आप देख सकते हो। ये चाइना का मल्टी स्टेज सैम्पलिंग था, एक स्टडी में यूज़ हुआ तो वो मैंने यहाँ लगाया है, बाकी तो आपको पता ही है। देन बात करते हैं डेलिब्रेट कोटा सैम्पलिंग की। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो आ गई हैं। The sample obtained from a quota sampling method contains similar proportion of observation as the whole population with some known traits or characteristics. इसमें भी हमें कोटा बनाना है, कुछ फैमिलियर क्वालिटीज या ट्रेट्स के बेस पे। इन कोटा सैम्पलिंग द रिसर्चर सेलेक्ट्स फ्रॉम हिज और हर जजमेंट ऑन सम फिक्स्ड कोटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो अपने खुद की विशेष के बेस पे क्या कर लेता है, कोटा बना लेता है। In other words, the sample observation are not to be chosen based on some pre-specified virtues. Then the total sample contains the same distribution of characteristics that were assumed to be found in the population of concern. ठीक है, दो तरह के होते हैं कोटा सैम्पलिंग, कंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग और अनकंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग। कंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग इफ द सैम्पलिंग इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द रिसर्चर्स चॉइस ऑफ सैंपल में, तो दैट इज द कंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग। और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट इज द अनकंट्रोल्ड कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ स्टेप्स हैं कि फर्स्टली द पॉपुलेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सब ग्रुप्स में हम डिवाइड कर दें। ठीक है, नेक्स्ट टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ द सब ग्रुप्स मेड इन द प्रीवियस स्टेप सिंस द सेम प्रोपोर्शन वुड बी यूज्ड during the sampling process. Third, and now the researcher has to choose individual observation or items from the subgroups. Next, the last and final step is to ensure that the obtained sample should be representative of the whole population and allow researchers to study characteristics and traits. ठीक है, मतलब मान के हम चलते हैं कि हम पूरे जनरलाइज करेंगे, पर ज़रूरी है ही नहीं कि हो ही जाए, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एन एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, is given below to understand the concept of quota sampling. Let us assume that we need to know about the career goals of university students, more particularly the difference in the career goals among freshers, juniors and seniors. तीन ग्रुप्स हैं, देखो तीन कोटा हैं, are to be examined. Suppose the concerned university contains 10,000 students and can be taken as our population. Now we have to divide our population of 10,000 students into categories such as freshers, juniors and seniors. Suppose we find that there are 300 freshers यानी कि 30% ले लें, 2500 juniors यानी कि 25% and 2000 senior यानी कि 20%. अब a sample must have these proportions. It means that if we sample 1000 students, then we must consider 300 freshers to 50 juniors and 200 seniors. Lastly, we may start collecting samples from these students based on our population. ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल था। एप्लीकेशन क्या है कि जजमेंट ऑफ सैम्पलिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कोटा। ठीक है, फिक्स कोटा हम जो डिसाइड कर लेते हैं, जो रिसर्चर का डिसीजन होता है, उसके बेस पे हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द डिसीजन ऑफ द रिसर्चर इज फाइनल फॉर चूजिंग द सैंपल। द कोटा सैम्पलिंग इज यूज्ड because it allows the researcher to select a subgroup as a sample that is of the great interest of study. This method is used when the researcher want to determine the relationship between the subgroups. The quota sampling method should be selected when there is a limited time. तब आप कर सकते हो। कन्वीनियंस ऑफ सैम्पलिंग की बात करें, मतलब कि जैसा कि नाम से है, आपको कन्वीनियंस है किसी सैंपल को लेके काम करने में, तो आप उसको लेके काम कर सकते हो, इजीली अवेलेबल है भाई। मेंटल डिसऑर्डर पे काम करना है आपको,
ईज़िली आपके पास जो भी सिज़ोफ्रेनिक पेशेंट, बीपीएडी पेशेंट आपको मिल गए, आपने उन पे काम कर लिया। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज़ अवेलेबिलिटी सैम्पलिंग, इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉन-प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड दैट रिलाइज़ ऑन डेटा कलेक्शन फ्रॉम पॉपुलेशन मेंबर्स हू आर कन्वीनिएंटली अवेलेबल टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। जैसे कि हमें फेसबुक पे जो लोग मिल गए, हमने फेसबुक पूल करा लिया। क्वेश्चंस कैन बी मेंशन एज अ पॉपुलर एग्जांपल फॉर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, फेसबुक पूल इजीली जो भी आपको अवेलेबल हो जाए। आपको फीमेल्स पे काम करना है, तो सबसे पहले आपने अपनी फ्रेंड्स को पकड़ा, जैसे कि so in a convenience sampling method, the samples are selected from the population directly because they are conveniently available for the researcher. For example, in researching customer support service in a particular region में हमें देखना है, तो we ask your few customer to complete a survey on the products after the purchase. जैसे फॉर एग्जाम्पल होता ही है कि पीएनबी भी आपने सुविधा यूज करी, उसमें एक आता है कि आप भाई रिमार्क्स दे दीजिए। कुछ लोगों ने रिमार्क्स दिया, तो उनके रिमार्क्स के बेस पे हम मान लेंगे कि हमारी सर्विस अच्छी है बुरी। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग एप्लीकेशन क्या है इसका? ईज़ीएस्ट कंपेयर टू अदर सैम्पलिंग मेथड्स, बहुत ईज़ी है। सपोज़ योर डिसर्टेशन इज़ डिवोटेड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, जैसे अ स्टडी इनटू द सब्सटेंशिएबिलिटी ऑफ वायरल मार्केटिंग एज़ अ मार्केटिंग टूल इन द फ्यूचर। तो आपने क्या कर लेंगे, आप उसी स्पेसिफिक जो आपको ईज़िली चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड, यू कैन सेंड अ लिंक बना लेंगे आप टू द ऑनलाइन क्वेश्चनायर एंड टू इंडिविजुअल्स ऑन योर मोबाइल फोन्स कॉन्टैक्ट लिस्ट, आप उन सबको भेज दोगे। ठीक है? तो आप उनसे कनेक्ट कर लोगे वाया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट सच एज़ फेसबुक, लिंक्डइन, गूगल प्लस एंड टू इंडिविजुअल्स whom you know in person. This would be the easiest and the most convenient way of recruiting the source of primary data for your research. ठीक है? तो आपको इज़िली चीज़ें मिल गई। अपनी स्टडी के लिए आपने उन्हीं लोगों को कॉन्टैक्ट किया जो इज़िली आपको डेटा देते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग, जैसा कि नाम से पता चल रहा है इटसेल्फ कि पर्पस जो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है। पर्पसिव सैंपलिंग आल्सो नोन एज जजमेंट, सेलेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सैंपलिंग। सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें रिसर्चर का बस चलता है। तो ये सैंपलिंग टेक्निक इन विच रिसर्चर रिलाइज ऑन हिज और ओन जजमेंट व्हेन चूजिंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। ठीक है, वो जिसको भी चुन रहा है वो परफेक्ट है सैंपल के लिए, अगर वो मान के चल रहा है तो ये पर्पसिव सैंपलिंग है। ठीक है, जैसे टीवी रिपोर्टर्स होते हैं, उन्हें किसी ओपिनियन पे कुछ चाहिए, तो वो कुछ लोगों को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं और उसके बेस पे जो भी रिज़ल्ट आता है, वो लागू कर देते हैं, जो भी पूल वगैरह वो करवाते हैं, उसके बेस पे हाँ, ऐसा जनता चाह रही है। तो पर्पसिव सैंपलिंग एप्लीकेशन क्या है? बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू वाइन प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स पायलट टेस्टिंग टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द मार्केट फॉर द सैंपल पॉपुलेशन, द रिसर्चर्स चूज एक्सपर्ट्स वाइन टेस्टर टू प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक फॉर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो क्या करेगा एक्सपर्ट वाइन टेस्टर, जो उसको लगता है कि हाँ एक्सपर्ट है, उन्हीं को चूज कर लेगा, उसके पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं और उसकी जजमेंट पे डिपेंड है, उसके सब्जेक्टिव डिसीजन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? बेसिकली चेन रिफरल सैम्पलिंग होती है। ये एक ऐसा मेथड है व्हेन कैरेक्टरिस्टिक इज टू बी पोजेस बाय सैंपल्स आर रेयर एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन अमंग इलाइट निर्वाणा बाली गोल्फ क्लब, कि वहाँ का वो जो क्लब क्लब है कैसा है, तो आपको वहाँ पे जो लोग जा रहे होंगे उन्हीं को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब भाई सबको कांटेक्ट नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप वहाँ पे आज कोई बाली गया है तो उससे आप नंबर लोगे, उससे 2 लोग और मिलेंगे, 2 से 4 मिलेंगे, 4 से 8 मिलेंगे। तो ये एक तरीके से स्नोबॉल बनता जाएगा। लीनियर स्नोबॉल, जिसमें एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा हमें पता चलता है। एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल, जिसमें हमें पहला जो सब्जेक्ट होता है वो रिक्रूट करता है अदर मेंबर्स को। ठीक है? और एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव स्नोबॉल में क्या होता है? सब्जेक्ट गिव मल्टीपल रेफरल्स, हाउएवर ओनली वन सब्जेक्ट इज रिक्रूटेड अमंग देम। ठीक है? एप्लीकेशन की बात अगर हम करें, to establish a contact with one or two initial cases from the sampling frame, request the initial cases to identify more cases, ask new cases to identify further cases। तो ये बेसिकली हमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करते-करते हमें मिलता जाता है। तो जब ऐसे हमें काम करना होता है जिसमें हमारा जो सैंपल है हिडन होता है और हमें डेटा भी कलेक्ट करना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? स्नोबॉल सैंपलिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन अभी आपको दिख रहा है पूरा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग क्या होती है? थोड़ी सी कन्वीनियंस सैम्पलिंग जैसी है, स्लाइड वेरिएशन है बस। द रिसर्चर पिक अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सैम्पलिंग, देन द रिसर्चर रिसर्चेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू एनालाइज द रिजल्ट एंड मूव टू अनदर ग्रुप इफ नीडेड। ठीक है? मुझे लगता है अभी तक ये समझ में आ रहा होगा।
तो पॉपुलेशन अंडर स्टडी आपने क्या किया, सेंसस लिए पॉपुलेशन से, उसके बेस पे एक सैंपल लिया, फिर सैम्पलिंग की आपने, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सब प्रोबेबिलिटी में इतनी सारी आ रही हैं, अभी आपको पता है थोड़ा सा वेरिएशन इसमें भी है। नॉन प्रोबेबिलिटी में ये सब आ रही है, इसके अलावा भी और हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सैम्पलिंग एडवांटेजेस क्या हैं, टाइम सेव होता है, हमारी मनी सेव होती है, स्कोप इंक्रीज हो जाता है, हम कौन जो भी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से, इंक्रीज एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और यूज़ मिनिमल रिसोर्सेज में हम अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये कुछ आपको रिसर्च की कि किस तरह का सैम्पलिंग उन्होंने यूज़ किया था, ये मैंने आपको दे रखी है, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो में अच्छे से देख लीजिएगा। मैरी सेक्सटन एट ऑल का था, बहुत ही अच्छे सैम्पलिंग उन्होंने मेथड यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने दिखा रही हूँ आपको। So researchers need to decide during the planning stage of the study if they will work with the entire target population or a sample. Working with a sample involves different steps, including sample size, estimation, identification of the sample frame, and selection of the sampling method to be adopted. So in conclusion, for any research based on its study design and objectives, an appropriate random sampling technique, either वो probability हो, either वो non probability हो, should be used so as to generalize the findings. ठीक है, आप जब probability यूज करोगी तो ऑब्वियस सी बात है जनरलाइज कर पाओगे अपनी फाइंडिंग्स को इंटायर पॉपुलेशन पे। थैंक यू सो मच बच्चों।